हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस बाय एसएसएस में एक बार फिर से स्वागत है। अभी हम लोग प्रथम स्वावधिक परीक्षा यानी फर्स्ट टर्म एग्जाम के लिए जो 2021 का नवंबर दिसंबर महीना में मॉडल सेट निकला था, उसमें हम लोग अभी क्लास 12 इकोनॉमिक्स मॉडल सेट 1 में टोटल 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सही उत्तर को जानेंगे, जो आपके फाइनल एग्जाम 2022 के लिए अति आवश्यक है, अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि टोटल 40 अंकों का एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, टोटल 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, जिसके लिए आपको 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न का आपको जवाब देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ठीक, प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको सही उत्तर को कलर करना है, सही उत्तर को रंग करना है। ठीक है, गलत उत्तर के लिए अंक नहीं काटे जाएंगे, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है, 2 वस्तुओं x तथा y के लिए उत्पादन संभावनाएं इस प्रकार दी हुई है। ठीक है, एक बॉक्स दे दिया है, 2 वस्तु x y का उत्पादन संभावना का एक तालिका दे दिया है। ठीक, वस्तु x में दिया है 0 1 2 3 4 5, यानी वस्तु x में एक एक करके वृद्धि हो रहा है। ठीक है, वस्तु y में दिया है 10 8 6 4 2 0, यानी वस्तु y में 2 2 करके कमी हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, तो एक बात तो क्लियर हो गया कि वस्तु x में वृद्धि हो रहा है और वस्तु y में कमी हो रहा है, तो दोनों वस्तुओं के बीच नेगेटिव रिलेशन होगा, क्योंकि x बढ़ रहा है और y घट रहा है। ठीक है, दोनों वस्तुओं के बीच नेगेटिव रिलेशन होगा। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो उत्पादन संभावना वक्र का आकार कैसा होगा? ये दोनों वस्तु के मिलन से जो उत्पादन संभावना वक्र बनेगा, उसका आकार कैसा होगा? तो हम देख रहे हैं कि x के मान में वृद्धि हो रहा है, y के मान में कमी हो रहा है, यानी x और y के बीच नेगेटिव रिलेशन है, तो ढाल इसका नेगेटिव होगा। ढाल इसका बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरेगा, क्योंकि दोनों वस्तुओं में उल्टा संबंध है, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है। ठीक, अब बात है कि ढाल ठो एक वक्र रेखा होगा कि एक सरल रेखा होगा, एक कर्व होगा कि एक स्ट्रेट लाइन होगा, देखना है। तो हम देख रहे हैं वस्तु x के मान में एक 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 करके प्रत्येक स्टेप में वृद्धि हो रहा है, और वस्तु y के मान में 2 2 2 करके प्रत्येक स्टेप में कमी हो रहा है, यानी वस्तु x और y में जो वृद्धि या कमी हो रहा है वह एक समान रूप से हो रहा है, समान गैपिंग से हो रहा है, समान अंतराल से हो रहा है, यानी एक सरल रेखा बनेगा। एक में वृद्धि हो रहा है, एक में कमी हो रहा है, तो दोनों के बीच उल्टा रिलेशन, तो इसका ढाल नेगेटिव होगा। बात क्लियर है। अब बात यह तय करना है कि वह वक्र बनेगा कि रेखा बनेगा। तो हम देख रहे हैं x के मान में एक 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 करके लगातार वृद्धि हो रहा है, मतलब समान वृद्धि हो रहा है, गैपिंग समान है, और y के मान में 2 2 2 करके लगातार कमी हो रहा है, यानी समान रूप से कमी हो रहा है, यानी दोनों वस्तुओं के मान में जो वृद्धि या कमी हो रहा है वह एक समान रूप से हो रहा है, तो एक सरल रेखा बनेगा। एक बढ़ रहा है एक घट रहा है तो नेगेटिव ढाल, और समान रूप से बढ़ रहा है समान रूप से घट रहा है तो सरल रेखा। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, नेगेटिव ढाल तथा एक सरल रेखा। ठीक है, नेगेटिव ढाल तथा एक सरल रेखा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था की एक केंद्र समस्या है? बोल रहा है इनमें से कौन सा अर्थव्यवस्था का एक केंद्र समस्या है? तो अर्थव्यवस्था की 3 केंद्र समस्या होती है। पहला, क्या उत्पादन करें, कितना मात्रा में करें। दूसरा, उत्पादन कैसे करें। और तीसरा, उत्पादन किसके लिए करें। तो यहाँ पर ऑप्शन डी मैच खा रहा है, किसके लिए उत्पादन हो। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। ठीक, ऑप्शन डी होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, अर्थशास्त्र में शब्द व्यष्टि और समष्टि का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया था?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रैगनार फ्रिश। रैगनार फ्रिश ने सन 1933 ईस्वी में सर्वप्रथम व्यष्टि और समष्टि यानी मैक्रो एवं मैक्रो शब्द का अर्थशास्त्र को बांटने के लिए किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर बी रैगनार फ्रिश। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। एक किसान खेतों की जुताई के लिए ट्रैक्टर और हल बैल के बीच किसी एक तकनीक का चयन करना चाहता है। उसका यह चयन अर्थव्यवस्था की किस केंद्र समस्या से मेल खाता है? बोल रहा है एक किसान अपना खेत को जोतने के लिए ट्रैक्टर और हल बैल के बीच किसी एक तकनीक का चयन करना चाहता है, तो उसका यह चयन अर्थव्यवस्था का किस केंद्र समस्या को संबोधित करेगा? तो देखिए, किसान को खेत जोतना है, वह या तो ट्रैक्टर से जोतेगा या तो हल बैल से जोतेगा। मतलब यहाँ पर उसको तकनीक का चयन करना है, तरीका का चयन करना है कि उत्पादन कैसे करेगा, उत्पादन किस तरीका से करेगा, उत्पादन किस तकनीक से करेगा। यानी 4 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, उत्पादन कैसे करेगा। ट्रैक्टर से कि हल बैल से, किससे खेत जोतेगा, तकनीक का चयन करना मतलब उत्पादन कैसे करें, किस तरीका से करें। 4 का सही उत्तर ऑप्शन बी। 5 में आइए। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है किस अर्थशास्त्री के अनुसार उपयोगिता को मुद्रा में मापा जा सकता है? यह किसने कहा था कि उपयोगिता को मुद्रा द्वारा माप सकते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था कि हम किसी वस्तु पर उतने के बराबर मुद्रा खर्च करते हैं जितना हमको उससे उपयोगिता प्राप्त होती है, जितना वह वस्तु हमको संतुष्ट करता है। यानी उपयोगिता को मुद्रा के द्वारा मापा जा सकता है। और मार्शल ने उपयोगिता को मुद्रा के द्वारा मापते हुए बताया उपयोगिता का गणनावाचक थ्योरी को। ठीक है, उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत को मार्शल ने दिया था और बताया था कि उपयोगिता को हम लोग मुद्रा के द्वारा माप सकते हैं। और उपयोगिता की मापक इकाई का नाम दिया था यूटिल। उपयोगिता की मापक इकाई का नाम दिया था यूटिल। ये सब बात याद रखिएगा। ठीक, 5 नंबर का सही उत्तर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। एक व्यक्ति 4 गोलगप्पे का उपभोग करता है, उसे प्रत्येक व्यक्तिगत इकाई से क्रमशः 15 यूटिल, 12 यूटिल, 10 यूटिल तथा 8 यूटिल्स उपयोगिता मिलती है, तो उसे 4 गोलगप्पे के उपभोग से कुल उपयोगिता कितनी प्राप्त होगी? एक व्यक्ति 4 ठो गोलगप्पा का उपभोग करता है, उसे प्रत्येक गोलगप्पा से क्रमशः 15, 12, 10, 8 यूटिल्स उपयोगिता मिलती है, तो चारों गोलगप्पा के उपभोग करने से टोटल कितना उपयोगिता प्राप्त होगा उसको? तो जोड़ दीजिए सबको। 15 और 12 27 और 10 37 और 8 45 यानी 45 यूटिल्स। ठीक है, कुल उपयोगिता हो जाएगा चारों गोलगप्पा से 45 यूटिल्स। 6 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है 2 वस्तुओं रसगुल्ला और गुलाब जामुन के लिए बजट रेखा AB को निम्न रेखा चित्र से दर्शाया गया है। ठीक है, इन 2 वस्तुओं की कीमतें क्रमशः PR रसगुल्ला का दाम एवं PG गुलाब जामुन का दाम है। बजट रेखा की ढाल क्या होगा? तो बजट रेखा की ढाल का फॉर्मूला होता है -PX/PY। माइनस का अर्थ है बजट रेखा का ढाल नेगेटिव होता है और फॉर्मूला होता है PX/PY। PX X के तरफ दाम बटे Y के तरफ दाम, यानी PX/PY। तो चित्र में X के तरफ क्या है? रसगुल्ला, तो रसगुल्ला का दाम क्या होगा? PR। और Y के तरफ क्या है? गुलाब जामुन, गुलाब जामुन का दाम क्या होगा? PG। यानी उत्तर हो जाएगा PR/PG, ऑप्शन ए। 7 का उत्तर ऑप्शन ए होगा, क्योंकि बजट रेखा का ढाल का फॉर्मूला होता है PX/PY। X के तरफ रसगुल्ला तो PR, Y के तरफ गुलाब जामुन तो PG, यानी उत्तर होगा PR/PG। क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाला एक कारक नहीं है? क्वेश्चन 8 बोल रहा है इनमें से कौन किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाला, इफेक्ट पहुंचाने वाला कारक नहीं है? तो पहला वस्तु का कीमत ये तो है,
दूसरा संबंधित वस्तु का कीमत ये भी है, तीसरा उपभोक्ता की आय ये भी है, चौथा साधनों की कीमतें ये नहीं है। ये पूर्ति को प्रभावित करने वाला कारक है। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर ऑप्शन डी है। डी, साधनों की कीमतें मांग को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, ये पूर्ति को प्रभावित करने वाला कारक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। यदि वस्तु X की कीमत कम होने से वस्तु Y की मांग कम हो जाती है तो इन दोनों वस्तुओं को क्या कहा जाएगा? X वस्तु का दाम घटने से Y का मांग कम हो जाता है तो इन दोनों वस्तु को क्या बोलेंगे? प्रतिस्थापन वस्तु बोलेंगे। ठीक है, प्रतिस्थापन प्रतियोगी वस्तु बोलेंगे। दोनों में कंपटीशन चल रहा है, यानी चाय कॉफी। ठीक है, कॉफी का दाम कम होने से चाय का मांग कम हो जाता है, क्योंकि जब कॉफी का दाम घट जाएगा तो चाय का कुछ कस्टमर कॉफी वाला के पास भाग जाएगा। यानी कॉफी की कीमत घटने से चाय की मांग घट जाती है, जिसको हम लोग प्रतिस्थापन वस्तुएं कहते हैं। चाय और कॉफी को, गुड़ चीनी को, कोलगेट पेप्सोडेंट को, ठीक है, रोटी पूड़ी को। प्रतियोगी वस्तुएं, प्रतिस्थापन वस्तुएं में एक का दाम बढ़ेगा, दूसरा का मांग बढ़ जाएगा, और एक का दाम घटेगा, दूसरा का मांग घट जाएगा। ठीक, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है, यदि किसी वस्तु की कीमत में 5% की कमी होने से उसकी मांग मात्रा में 8% की वृद्धि होती है तो मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा? मांग की कीमत लोच का फॉर्मूला होता है मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। यहाँ पर मांग में है 8%, कीमत में है 5%, तो 8/5 कर देंगे। 8/5 इसका मतलब 1.6। 10 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। मांग की लोच का फॉर्मूला होता है मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। यहाँ पर मांग में 8% है, कीमत में 5% है, तो 8/5 यानी 1.6, 1.6। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आइए। निम्न में से किस वस्तु की मांग लोचदार होगा? निम्न में से किस वस्तु की मांग लोचदार होगा? पहला जीवन रक्षक दवाई, ये तो अनिवार्य वस्तु है, इसका तो मांग बेलोचदार होता है। दूसरा है नमक, ये भी अनिवार्य वस्तु है, इसका मांग बेलोचदार होता है। माचिस, ये भी अनिवार्य वस्तु है, इसका मांग बेलोचदार होता है। रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज एक आरामदायक वस्तु है, ये अनिवार्य वस्तु नहीं है, इसलिए इसी का मांग लोचदार होगा। फ्रिज हम खरीदेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नमक, माचिस, दवाई हम खरीदेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमको ज़रूरत पड़ेगा तो खरीदना ही है, लेकिन फ्रिज बिना खरीदे काम चला सकते हैं। तो फ्रिज आरामदायक वस्तु है, अनिवार्य वस्तु नहीं है। ठीक है, अनिवार्य वस्तुओं की मांग की लोच बेलोचदार होती है, परंतु फ्रिज एक आरामदायक वस्तु है जिसका मांग की लोच लोचदार होगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किसका मांग की लोच लोचदार होगा? तो फ्रिज, रेफ्रिजरेटर। ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 11 का 12 देखिए, 12 क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है निम्न रेखा चित्र में मांग रेखा ए बी के मध्य बिंदु जी पर मांग की लोच क्या होगी? निम्न रेखा चित्र में मांग रेखा ए बी के बिंदु जी पर मांग की लोच क्या होगी? तो देखिए इसका ग्राफ ने नीचे दिया है, गलती से यहाँ पर दे दिया है। देखिए तो जी कहाँ है? मध्य बिंदु के ठीक ऊपर में है, तो मध्य बिंदु के ठीक ऊपर है तो मांग की लोच कितना होगा? 1 से अधिक होगा। यदि मध्य बिंदु में रहता तो 1 होता, मध्य बिंदु से नीचे रहता तो 1 से कम होता, सबसे ऊपर रहता तो अनंत होता, सबसे नीचे रहता तो 0 होता। याद रखिएगा, इस तरह का सवाल देगा, बीच में रहने से 1, ऊपर रहने से 1 से अधिक, नीचे रहने से 1 से कम, सबसे नीचे 0 और सबसे ऊपर अनंत। ठीक है, तो बीच के ठीक थोड़ा ऊपर है तो इसका उत्तर होगा 1 से अधिक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 से अधिक। ठीक है, 1 से अधिक, क्योंकि बिंदु जी ठीक बीच के थोड़ा ऊपर है, थोड़ा ऊपर है तो क्या बोलेंगे? 1 से अधिक बोलेंगे। ठीक है, चलिए यदि रहता नीचे तो 1 से कम बोलते हैं, ठीक बीच में रहता तो 1 बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में आइए।
किस प्रकार की वस्तु की कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक मात्रा खरीदना चाहता है। बोलता है कौन सा वस्तु का दाम बढ़ने पर कस्टमर उस वस्तु का अधिक मात्रा खरीदेगा, जिस पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, गिफिन वस्तु, गिफिन वस्तु पर मांग का नियम लागू नहीं होता है, जिसका दाम बढ़ने पर उपभोक्ता उसको अधिक खरीदता है। घटिया वस्तु, निम्न कोटि का वस्तु को गिफिन वस्तु कहते हैं। जिसका दाम कम रहता है ना तो कस्टमर कम खरीदता है, जब दाम बढ़ता है तो उसको अधिक खरीदता है। 13 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी गिफिन वस्तु होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आइए। यदि एक उपभोक्ता एक वस्तु पर अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा खर्च करता है तो उस वस्तु की मांग की लोच क्या होगी, अधिक लोचदार होगी। ठीक है, यदि एक उपभोक्ता किसी वस्तु पर अपना इनकम का एक बड़ा हिस्सा खर्च करता है तो उस वस्तु की मांग अधिक लोचदार होगी, यानी ऑप्शन डी सापेक्षिक लोचदार, अधिक लोचदार। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। चलिए 15 में आइए। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है औसत स्थिर लागत वक्र का आकार होता है। औसत स्थिर लागत वक्र का आकार आयताकार परवलयीय होता है। ठीक है, एक वक्र रेखा के रूप में बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। ठीक, औसत स्थिर लागत AFC एवरेज फिक्स कॉस्ट का जो कर्व होता है ना वह आयताकार परवलयीय होता है। ठीक, एक वक्र रेखा के रूप में बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16, परिवर्ती साधन का औसत उत्पाद बढ़ता है जब, परिवर्तनशील साधन का औसत उत्पाद बढ़ता है तो AP एवरेज प्रोडक्शन तब तक बढ़ता है जब तक सीमांत उत्पादन औसत उत्पाद से अधिक रहता है। ठीक है, जैसे ही सीमांत उत्पादन औसत उत्पाद के बराबर हो जाता है फिर घटने लगता है तो फिर दोनों घटना शुरू कर देता है। ठीक है, यानी परिवर्तनशील साधन का AP एवरेज प्रोडक्शन औसत उत्पादन तब तक बढ़ता है जब तक सीमांत उत्पादन MP औसत उत्पादन AP से अधिक होगा, तब तक AP बढ़ेगा। जैसे MP AP बराबर हो जाएगा वैसे AP मैक्सिमम हो जाएगा, फिर उसके बाद दोनों घटना शुरू कर देगा। यानी AP तब तक बढ़ेगा जब MP AP से अधिक है, सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से अधिक है। ऑप्शन ए सही उत्तर, 16 का ऑप्शन ए सही उत्तर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कुल उत्पादन अधिकतम होता है जब सीमांत उत्पादन का मान होता है। कुल उत्पादन अधिकतम तब होगा जब सीमांत उत्पादन का मान 0 होगा। 17 का सही उत्तर ऑप्शन ए। ठीक है, ये फिगर 17 के लिए नहीं है, ये फिगर 12 के लिए है, गलती से यहाँ पर दे दिया है। इस फिगर से 17 नंबर प्रश्न का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये फिगर क्वेश्चन नंबर 12 का है, 17 का नहीं है। इस फिगर का 17 नंबर क्वेश्चन से कोई संबंध नहीं है। यानी कुल उत्पादन अधिकतम होता है जब सीमांत उत्पादन का मान 0 होता है। जब MP 0 तब TP मैक्सिमम अधिकतम होगा। ठीक है, 17 का ऑप्शन ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में आइए। क्वेश्चन नंबर 18, यदि कुल उत्पाद TP तथा परिवर्तनशील साधन की मात्रा Q है तो औसत उत्पाद AP का सूत्र क्या होगा। तो AP बराबर होता है TP बटे Q, टोटल प्रोडक्शन बटे मात्रा। ठीक है, AP बराबर होता है TP बटे Q। ऑप्शन ए सही उत्तर 18 का। ठीक है, 18 का सही उत्तर ऑप्शन ए। 19 में आइए, यदि कुल उत्पाद TP तथा परिवर्तनशील साधन की मात्रा Q है तो सीमांत उत्पाद का सूत्र क्या होगा। सीमांत उत्पाद MP का सूत्र होता है TP में चेंज बटे क्वांटिटी में चेंज, TP में चेंज बटे क्वांटिटी में चेंज। MP बराबर होता है 19 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर। MP बराबर सीमांत उत्पाद बराबर कुल उत्पाद में चेंज बटे मात्रा में चेंज, यानी MP बराबर डेल्टा TP बाय डेल्टा Q। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में आइए। जब औसत लागत सीमांत लागत से कम होती है तब औसत लागत, बोल रहा है जब औसत लागत सीमांत लागत से
कम होती है तब औसत लागत बढ़ती है। ठीक है, जब AC MC से कम हो जाता है तब औसत लागत में वृद्धि होता है, बढ़ती है। 20 का सही उत्तर ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम उत्पादन के कितने स्तर की व्याख्या करता है? 3 स्तर। परिवर्तनशील अनुपात का नियम में उत्पादन का 3 स्तर का व्याख्या होता है। पहला, साधन के बढ़ते प्रतिफल। दूसरा, साधन के स्थिर प्रतिफल। तीसरा, साधन के घटते प्रतिफल। यानी उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम, उत्पत्ति ह्रास नियम। ठीक है, 3 गो स्तर है। ऑप्शन सी सही उत्तर क्वेश्चन नंबर 21 का। आइए आगे 22 नंबर क्वेश्चन में आइए। 22, अल्पकालीन औसत लागत वक्र का आकार कैसा होता है? AC का आकार होता है U आकार का। ठीक है, AC का आकार U अक्षर के जैसा होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 में आइए। 23, निम्नलिखित में से कौन स्थिर लागत का एक उदाहरण नहीं है? बोल रहा है इनमें से कौन एक फिक्स कॉस्ट नहीं है? फिक्स कॉस्ट का एग्जाम्पल नहीं है, स्थिर लागत का एग्जाम्पल है बोल रहा है। अच्छा, स्थिर लागत का एग्जाम्पल है, स्थिर लागत का एग्जाम्पल है, फिक्स कॉस्ट का एग्जाम्पल है। तो पहला, अस्थायी कर्मचारी का वेतन, हाँ यही होगा। बाकी देख लीजिए, प्रति इकाई बिजली बिल कम बेसी हो सकता है, दैनिक मजदूर की मजदूरी कम बेसी हो सकता है, कच्चे माल पर खर्च कम बेसी हो सकता है, लेकिन अस्थायी कर्मचारी का वेतन ये फिक्स रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है इनमें से कौन स्थिर लागत का एग्जाम्पल है? पहले हम गलती पढ़ लिए थे। ठीक है, स्थिर लागत का एग्जाम्पल है बोल रहा है, तो ऑप्शन ए होगा, अस्थायी कर्मचारी का वेतन फिक्स रहेगा। बाकी जो भी ऑप्शन बी है, सी है, डी है, वो फिक्स नहीं रहता है, वह घटते बढ़ते रहता है। बिजली का बिल हो, चाहे कच्चे माल पर खर्च हो, चाहे मजदूर का मजदूरी हो, ये कम बेसी होते रहता है। ये सब परिवर्तनशील लागत है। ठीक है, चलिए पहला वाला 23 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही उत्तर, अस्थायी कर्मचारी का वेतन ये एक फिक्स कॉस्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24, औसत लागत और सीमांत लागत आपस में बराबर होती है जब औसत लागत, बोल रहा है AC और MC आपस में बराबर होता है जब AC न्यूनतम होता है। जब AC घटते घटते न्यूनतम हो जाता है तो MC उसको नीचे से काटता है, और जहाँ काटता है वहाँ पर AC बराबर MC होता है। ठीक है, तो ये घटना कब होता है? ये घटना तब होता है जब AC घटकर न्यूनतम होता है। 24 का ऑप्शन डी सही उत्तर। ठीक है, 24 का सही उत्तर ऑप्शन डी। आगे आप लोग 25 में आ जाइए। 25, किसी वस्तु की प्रति इकाई बिक्री से एक उत्पादक को प्राप्त राशि क्या कहलाती है? किसी वस्तु की प्रति इकाई बिक्री से एक उत्पादक को प्राप्त राशि औसत आगम कहलाती है। एक इकाई बिक्री करने से जो राशि प्राप्त होती है उसे औसत आगम कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, कुल लागत TC, कुल स्थिर लागत TFC और कुल परिवर्तनशील लागत TVC के मध्य क्या संबंध है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, TC, TFC और TVC के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, सही है? तो हम लोग पढ़े हैं, टोटल कॉस्ट बराबर टोटल फिक्स कॉस्ट जोड़ टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है। TC बराबर TFC जोड़ TVC होता है। तो खोजिए, देखिए कौन तो मिल रहा है। पहला वाला तो गलत है, दूसरा वाला भी गलत है, तीसरा वाला माइनस दे दिया, गलत है। चौथा वाला हम देखिए, TFC बराबर TC माइनस TVC, हाँ ये सही है। TC बराबर होता है TFC जोड़ TVC, तो वहाँ से हम लोग TFC निकाल लेंगे तो आ जाएगा TC माइनस TVC, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर है। 26 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में आइए। जब किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होती है लेकिन पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है तब संतुलन कीमत में, जब किसी वस्तु का मांग बढ़ता है लेकिन पूर्ति में कोई चेंज नहीं होता है तब संतुलन कीमत में क्या होगा? वृद्धि हो जाएगा। किसी वस्तु का मांग बढ़ने से उस वस्तु का दाम बढ़ने लगेगा।
ठीक है, असंतुलन कीमत में वृद्धि हो जाएगा। 27 का सही उत्तर ऑप्शन बी। 28 में आइए, 28, यदि किसी वस्तु की मांग डी और पूर्ति एस है तो बाजार संतुलन की शर्त क्या होगा? बाजार संतुलन की अवस्था में मांग बराबर पूर्ति होता है, डिमांड बराबर सप्लाई होता है। तो ऑप्शन ए तो सही है। ऑप्शन बी देखिए, एस को दाएं से बाएं ले आया है तो डी माइनस एस बराबर 0, ये भी सही है। ऑप्शन सी देखिए, दाएं तरफ के एस को बाएं तरफ लाके भाग दे दिया, ये भी सही है। यानी इनमें से सभी होगा। ठीक है, जल्दीबाजी में पहला वाला नहीं मार दीजिएगा, पहला वाला तो तुरंत देखने में सही लग रहा है। बाकी ऑप्शन बी और सी भी सही है, घुमा फिरा के इधर उधर करके लिखा है। ठीक है, ऑप्शन बी में एस को ले आया इधर तो माइनस हो गया, ऑप्शन सी में एस को इधर ले आया तो भाग हो गया। तो ऑप्शन ए बी सी तीनों सही है, ऑप्शन डी सही उत्तर। बाजार संतुलन की अवस्था में डिमांड बराबर सप्लाई होता है, जो तीनों ऑप्शन से मैच खा रहा है। ठीक है, ऑप्शन डी इनमें से सभी सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 28 का। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, किसी वस्तु का न्यूनतम समर्थन मूल्य बाजार मूल्य से क्या होता है? किसी वस्तु का न्यूनतम समर्थन मूल्य बाजार मूल्य से कम होता है। ठीक है, तब ना लोग को सस्ता प्राप्त होगा। किसी वस्तु का न्यूनतम समर्थन मूल्य बाजार मूल्य से कम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा फलन पूर्ति के नियम को प्रदर्शित करता है? तो पूर्ति का नियम में पूर्ति डिपेंड करता है प्राइस पर। प्राइस बढ़ता है तो पूर्ति बढ़ता है, प्राइस घटता है तो पूर्ति घटता है, प्राइस और पूर्ति में पॉजिटिव रिलेशन होता है, यानी सप्लाई डिपेंड है प्राइस पर। देखिए ये बात पहला ऑप्शन में है, सप्लाई फंक्शन है प्राइस का। क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर ऑप्शन ए, सप्लाई डिपेंड है प्राइस पर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, मुक्त प्रवेश और निकास की स्थिति में एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार में संतुलन कीमत किसके बराबर होती है? तो मुक्त प्रवेश और निकास की स्थिति में एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार में संतुलन कीमत न्यूनतम सीमांत लागत मिनिमम MC मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होती है। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी सही उत्तर 31 का। क्वेश्चन नंबर 32 में आइए। 32 बोल रहा है, एक उत्पादक का उद्देश्य क्या होता है? एक उत्पादक का उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है। एक फर्म, एक दुकानदार, एक उत्पादक का उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर, लाभ अधिकतम करना। 32 का सही उत्तर ऑप्शन ए। 33 में आइए, अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म हानि प्राप्त करने के बावजूद उत्पादन जारी रखती है जब वस्तु की कीमत, बोलता है अल्पकाल में शॉर्ट पीरियड में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म को हानि होने के बाद भी वह उत्पादन को बंद नहीं करता, उत्पादन को कंटिन्यू रखता है। तो ऐसा कब संभव होगा? जब वस्तु का दाम क्या होगा? औसत परिवर्तनशील लागत से अधिक होगा या इसके बराबर होगा। ठीक है, जब वस्तु का दाम एकदम मिनिमम औसत परिवर्तनशील लागत से अधिक या उसके बराबर होगा तो फिर वह उत्पादन को जारी रख सकता है। ठीक है, चलिए 33 का क्वेश्चन, 33 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 का सही उत्तर ऑप्शन सी। आगे 34 में आइए। 34 बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन पूर्ण प्रतियोगिता की एक विशेषता नहीं है? इनमें से कौन पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का एक गुण नहीं है? तो देखिए, पहला क्रेता विक्रेता का अधिक संख्या, ये तो है। दूसरा मुक्त प्रवेश और निकास की सुविधा, ये भी है। तीसरा सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं, बिल्कुल सही। ऑप्शन डी वस्तु की मांग बेलोचदार, नहीं, वस्तु की मांग पूर्णतः लोचदार होता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु की मांग पूर्णतः लोचदार होता है, लोचदार। ऑप्शन डी सही उत्तर, 34 का ऑप्शन डी सही उत्तर। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 35, किस प्रकार की बाजार संरचना में किसी वस्तु का एक और केवल एक उत्पादक होता है? तो एकाधिकार बाजार में, मोनोपोली मार्केट में, किसी वस्तु का ओनली फॉर वन क्या बोलता है, उत्पादक होता है, फर्म होता है, दुकानदार होता है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है किस तरह का बाजार में किसी वस्तु का ओनली वन उत्पादक होता है? तो
आंसर होगा ऑप्शन ए, एकाधिकार बाजार में, मोनोपोली मार्केट में किसी वस्तु का एक दुकानदार होता है, एक फर्म होता है, एक उत्पादक होता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए सही उत्तर 35 का। 36 देखिए, 36, निम्नलिखित में कौन सा कथन पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में स्पष्ट अंतर को व्यक्त करता है? ठीक है, बोलता है इनमें से कौन सा कथन पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार के लिए सही अंतर है? ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा सही उत्तर। 36 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। एकाधिकारी पूर्ण प्रतियोगी फर्म की तुलना में अधिक कीमत तय करता है क्योंकि वो अकेले है और कम मात्रा की बिक्री करता है। ठीक है, एकाधिकारी पूर्ण प्रतियोगी फर्म की तुलना में अधिक कीमत तय करता है क्योंकि एकाधिकारी व्यक्ति अकेले होता है, वो अकेला उत्पादक है, उसका अपना सबसे अधिक राज चलेगा, उसका अपना मनमानी चलेगा, तो वह वस्तु का दाम अधिक तय करेगा और कम मात्रा बेच पाएगा, कम मात्रा की बिक्री करेगा, लाभ बेसी कमाएगा, कम बेचेगा, अकेले है इसीलिए नट्टी पकड़ के दाम लेगा। ठीक है, ये कथन सही है, बाकी सब गलत है, पढ़ लीजिएगा। ठीक, चलिए 36 का सही उत्तर ऑप्शन बी। 37 में आइए। 37, एकाधिकार के अंतर्गत कीमत और सीमांत लागत के बीच क्या संबंध होता है? एकाधिकार यानी मोनोपोली मार्केट में प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट के बीच क्या संबंध है? तो हम लोग जानते हैं कि एकाधिकार बाजार में प्राइस हमेशा मार्जिनल कॉस्ट से अधिक होता है। प्राइस हमेशा मार्जिनल कॉस्ट से अधिक होता है क्योंकि एकाधिकार बाजार में मनमानी चलता है, किसी एक उत्पादक का बॉस चलता है। तो ऑप्शन ए तो सही है ही, ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है, ऑप्शन डी सही उत्तर, ए बी सी तीनों इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 37 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस बाजार संरचना में कीमत और सीमांत लागत में समानता पाई जाती है? बोल रहा है कौन सा मार्केट में दाम बराबर सीमांत लागत होता है, दाम सीमांत लागत के बराबर होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, पूर्ण प्रतियोगिता में। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत सीमांत लागत के बराबर होता है। ठीक, प्राइस बराबर मार्जिनल कॉस्ट होता है। 38 का सही उत्तर ऑप्शन सी। आगे देखिए 39, 39 नंबर क्वेश्चन, एक विक्रेता को 5 रुपया प्रति इकाई कीमत पर किसी वस्तु की 60 इकाई की बिक्री से प्राप्त कुल आगम की राशि क्या होगा? एक दुकानदार है जो 5 रुपया प्रति पीस सामान बेच रहा है, तो उसको 60 इकाई बेचने से टोटल कितना रेवेन्यू प्राप्त होगा? तो गुना कर दीजिए, 60 गुना 5 बराबर 300 रुपया। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 60 इकाई बेचता है, प्रत्येक इकाई का दाम है 5 रुपया पीस, तो टोटल रेवेन्यू कितना होगा? 60 गुना 5, 60 गुना 5 यानी 300 रुपया टोटल रेवेन्यू, कुल आगम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 लास्ट प्रश्न है। उत्पादन टैक्स यानी उत्पादन कर में वृद्धि से किसी वस्तु की पूर्ति क्या होगी? जब सरकार उत्पादन पर टैक्स बढ़ा देगा तो उत्पादक लोग का खर्चा बढ़ जाएगा, उस लोग उत्पादन कम कर पाएगा, तो मार्केट में वस्तु का सप्लाई कम कर पाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर। जब उत्पादन टैक्स सरकार बढ़ा देगा तो उत्पादक लोग को बेसी पैसा खर्चा करना पड़ेगा, उसका खर्च बढ़ने से वह वस्तु का उत्पादन कम कर पाएगा, तो वस्तु का सप्लाई कम कर पाएगा। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी, पूर्ति घट जाएगा टैक्स बढ़ने से। ठीक है, चलिए तो अभी हम लोग इकोनॉमिक्स मॉडल सेट 1 में 40 इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन के सभी सही उत्तर को जानें, समझें और पढ़ें। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों को, अपने प्यारे मित्रों को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए। नहीं दबाए हैं तो अभी दबाइए। ठीक है, ताकि हमको उससे मोटिवेशन मिलता है और हम फिर वीडियो बनाने में लग जाते हैं, आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे मॉडल सेट 2 में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। आप लोगों को हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सही उत्तर को बताएंगे, एकदम सही उत्तर को बताएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।